हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपनी बेसिकली पूरी की पूरी मास्टर लाइन का जो है एक रीकैप करने वाला हूं, क्योंकि हम अपने नेक्स्ट स्टोरी आर्क को शुरू करेंगे जो कि हीरोइक एज का होने वाला है। तो हीरोइक एज क्या है इसको वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं इसकी स्टार्ट करूंगा अपनी पूरी की पूरी मास्टर टाइमलाइन एक्सप्लेन के साथ। और इसी वीडियो के अंदर आपको एक तरह से बेसिकली अब तक हम जो टाइमलाइन के अंदर कवर करते आ चुके हैं, जो कि हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट करी हुई पिछले 3 सालों से, उसका आपको एक रीकैप मिल जाएगा ताकि आपको सब कुछ याद आ जाए कि अब तक क्या क्या हो चुका है। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो मैंने इस टाइमलाइन को शुरू करा था बेसिकली कि मैं 2000 के कॉमिक्स से स्टार्ट करूं और अपने प्रेजेंट डे यानी कि जो भी हमारे कॉमिक्स चल रहे हैं वहां तक मैं पहुंच जाऊं, ताकि हम लोग रेगुलर जो भी कॉमिक्स रिलीज हो रहे हैं उनको चैनल पे शेयर करता रहूं। तो 2000 से कॉमिक स्टार्ट करने की वजह ये थी कि बेसिकली 2000 का जो एरा था वो एक ऐसा एरा था जिसके अंदर ब्रायन माइकल बेंडस ने सारी की सारी चीज़ों का कमान संभालना शुरू करा था। ये वो टाइम था जब मार्वल जो बेसिकली बैंकक्रप्ट हो गया था, उनके कॉमिक्स नहीं चल रहे थे, न्यू रीडर्स पढ़ने के लिए नहीं आ रहे थे और उनको पैसों की सख्त ज़रूरत थी। ये वही टाइम पीरियड है जब मार्वल ने अपने कैरेक्टर्स के राइट दूसरे स्टूडियोज़ को भी भेज दिए थे ताकि वो थोड़ा पैसा कमा सकें। तो इसलिए ब्रायन माइकल बेंडस ने जो है सारी की सारी चीज़ों को दोबारा से रीशफल करा और ज़बरदस्त तरीके से स्टोरीज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस करी थी। तो हमारी जो टाइमलाइन शुरू होती है वो बेसिकली 2000 से स्टार्ट होती है, जहाँ पे मैंने सबसे पहले सेंट्री की ओरिजिन को आपके साथ शेयर करा था। सेंट्री जो है मार्वल कॉमिक्स के अंदर ओरिजिनली जो है वो हमारी मेन यूनिवर्स का हिस्सा नहीं था। उसकी स्टोरी जो है एक ऐसे ही अलग पब्लिकेशन के अंदर लिखी गई थी, वो कोई बहुत बड़े टाइटल के अंदर उसको नहीं इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन उसकी स्टोरी फैंस को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि मार्वल ने उसको हमारी मेन यूनिवर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया था। तो ब्रायन माइकल बेंडस का जो एरा शुरू होता है वो बेसिकली एवेंजर्स डिसेंबर के साथ होता है, जो कि 2003 में आने वाले क्रॉसओवर इवेंट था। बेसिकली एवेंजर्स की टीम जो कि 1960 से चलते हुए आ रही थी, अब काफ़ी ज़्यादा रीडर्स उसको पढ़ के बोर हो चुके थे, क्योंकि तकरीबन 570 इश्यूज उसके आ चुके थे और उन सबको पढ़ने के लिए जो नया रीडर आएगा वो सारे के सारे 500 इश्यूज तो नहीं पढ़ने वाला। तो इसलिए उन्होंने इस बात का फैसला करा कि ये जो बड़ी सी एवेंजर्स के इश्यूज चलते हुए आ रहे हैं, जो टीम आ रही है उसको वो यहाँ पे तोड़ने वाले हैं। तो इसलिए इस कहानी के अंदर होता ही है कि वांडा मैक्सिमॉफ जो होती है वो बेसिकली अपनी रियलिटी के ऊपर से ग्रिप छोड़ देती है और अपने बच्चों को वापसी लाने के चक्कर में सारे के सारे एवेंजर्स के ऊपर अटैक करना शुरू करती है। यहाँ पे जो है स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन की, हॉकाई की और विजन की मौत भी हो जाती है। और उसके एंड में होता है कि बेसिकली जो एवेंजर्स की टीम इतने सालों से चलते हुए आ रही थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास अगला स्टोरी आर्क आता है, जो हमारा अगला एरा आता है, वो दरअसल किसी और का नहीं बल्कि हाउस ऑफ एम का आता है। और ये सारी की सारी स्टोरी एवेंजर्स डिसेंबर के बाद से कंटिन्यू होती है, जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे वांडा मैक्सिमॉफ अपनी पूरी की पूरी नई दुनिया बना देती है, जिसके अंदर वो सबको वो दे देती है जो कि वो हमेशा से चाहते थे, ताकि कोई उसको तंग ना कर सके इस रियलिटी के अंदर। लेकिन ये रियलिटी भी अपने एंड में टूटती है और उसके आखिर में वांडा मैक्सिमॉफ सिर्फ 3 अल्फाज बोलती है कि नो मोर म्यूटेंट्स, और सारे के सारे म्यूटेंट जो कि इस वक्त अर्थ के ऊपर मौजूद होते हैं उनकी पावर्स चले जाती हैं और कोई नया म्यूटेंट पैदा नहीं होता है। और वांडा मैक्सिमॉफ की ये पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि अर्थ के ऊपर होने वाली पॉपुलेशन में से 98.9% म्यूटेंट्स की पावर्स चले गई थी। और ऐसा बताया जा रहा था कि अब सिर्फ अर्थ के ऊपर जो तकरीबन 198 म्यूटेंट्स ही रह गए हैं, इसके अलावा और कोई म्यूटेंट नहीं मौजूद है। तो एक तरह से देखा जाए तो ब्रायन माइकल बेंडस ने सबसे पहले एवेंजर्स को तोड़ा, उसके बाद एवेंजर्स के अलावा उन्होंने जो यहाँ पे एक्समैन की पूरी पॉपुलेशन को कम कर दिया। और ये करने की वजह बहुत ही अच्छी ये थी कि जितने भी एक्समैन और एवेंजर्स के फैंस थे जो कि इतने सारे इश्यूज नहीं पढ़ सकते थे, जो कि पहले आ चुके हैं, अब वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सब चीज़ें दोबारा से बनना शुरू हो रही हैं। अब म्यूटेंट सिर्फ 198 ही रह गए जिसके बारे में उनको पढ़ने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जब ये सारे के सारे इवेंट्स हो रहे थे तो यहाँ पे थॉर रैग्नारोक का भी इवेंट हुआ था, जहाँ पे थॉर का पूरा एसगार्ड बर्बाद होके थॉर और उसके सारे के सारे साथी मर गए थे। वो बाद में आके रिटर्न होते हैं हमारे अगले इश्यूज के अंदर, लेकिन वो बात की कहानी है। इसके अलावा यहाँ पे एक सीक्रेट वॉर का इवेंट हुआ था, जहाँ पे निक फ्यूरी ने लैटविया के ऊपर कुछ हीरोज की मदद से छुपके एक हमला कर दिया था, लेकिन क्योंकि निक फ्यूरी ने ये यूएस गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर करा था, तो यूएस गवर्नमेंट निक फ्यूरी को गद्दार करार देती है और उनको दुनिया का मोस्ट वांटेड इंसान बना देती है। तो उसके बाद से निक फ्यूरी यहाँ पे अंडरग्राउंड होकर रह रहे थे। अब ये जो पूरा टाइम चल रहा था, इस टाइम पे कोई एवेंजर्स की टीम मौजूद नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक नए एवेंजर्स के टाइटल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसको खुद माइकल ब्रायन बेंडस लिख रहे थे, जो कि इस वक्त इस पूरे के पूरे एरा के हेड थे। और उन्होंने बेसिकली इसको नाम दिया था न्यू एवेंजर्स का। और उसके अंदर होता कुछ इस तरीके से कि राफ प्रिजन के अंदर बेसिकली ब्रेकआउट होता है जो कि इलेक्ट्रो करता है और सारे के सारे प्रिजनर जो है वहाँ से भागना शुरू करते हैं। तो तब ना चाहते हुए भी अलग अलग सुपर हीरोज को एक साथ मिलना पड़ता है, जिसके अंदर स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, लूक केज, जेसिका ड्रू, स्पाइडर वुमेन और इस तरह के दूसरे कैरेक्टर शामिल होते हैं, जो कि अपनी एक नई टीम बनाते हैं एवेंजर्स की, और वो कहलाती है न्यू एवेंजर्स। और मेरे हिसाब से ये न्यू एवेंजर्स वाला जो एरा था मेरा फेवरेट एरा था, जिस तरीके से सारे के सारे कैरेक्टर एक दूसरे के साथ आते हैं। तो इसी के बाद ये स्टोरीज कंटिन्यू रही और आगे चल के इन्होंने अलग अलग रूप भी लिए। इसी स्टोरीज के जरिए न्यू एवेंजर्स की हमें सेंट्री को भी मेन यूनिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे बड़ा अगला इवेंट आता था वो होता है प्लेनेट हल्क का, जब इल्यूमिनाटी नाम की एक टीम जो बेसिकली हल्क को जो एक प्लेनेट सकार के ऊपर भेज देती है, क्योंकि वो लोग समझते थे कि अब हल्क को अर्थ के ऊपर नहीं रखा जा सकता, वो एक बहुत ही बड़ा खतरा है।
और टू बी ऑनेस्ट इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो ये वही एरा है जब हमें जो इल्यूमिनाटी से भी इंट्रोड्यूस करवाया गया और हमें पता चला कि अर्थ के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज वो छुप के मीटिंग्स करते हैं और सारी की सारी सुपर हीरो कम्युनिटी के डिसीजंस लेते हैं। तो बेसिकली इसी एरा के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पे वुल्कन से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि एक्स-मेन के अंदर होने वाला अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट भी आप उसको कह सकते हैं, जो कि आया था और हमें पता चला वो कोई और नहीं बल्कि साइक्लॉप का ही भाई होता है और वो स्पेस के अंदर चले जाता है और शियार एम्पायर के ऊपर जाके अपने अलग कांड करना शुरू करता है। लेकिन इसी के बाद अर्थ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जो कि सिविल वॉर का था। ये वो इवेंट जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को पास कर देती है कि कोई भी सुपर हीरो अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बगैर या गवर्नमेंट से रजिस्टर हुए बगैर अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। और इस चक्कर में सुपर हीरो कम्युनिटी जो वो लिटरली दो हिस्सों में बढ़ जाती है, यानी एक कैप्टन अमेरिका की साइड और एक आयरन मैन की साइड। और इस पूरे के पूरे इवेंट के एंड में होता है कि आयरन मैन की साइड जीतती तो है लेकिन कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स की मौत हो जाती है, जो कि इस वक्त कॉमिक्स में होने वाला एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इवेंट बनकर रह गया था। इसके बाद से होता कुछ इस तरीके से कि जैसा कि अब निक फ्यूरी तो मौजूद नहीं थे इस पूरी की पूरी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को रखने के लिए, शील्ड को चलाने के लिए, तो यूएस वाले जो हैं वो टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन को जो है निक फ्यूरी की जगह देके उसको शील्ड सौंप देते हैं। और ये वो टाइम है जब आयरन मैन जो है कॉमिक्स के अंदर अपनी ऊंचाइयों के ऊपर था, वो शाइन कर रहा था। लेकिन इसी के बीच हमारे पास जो अगला इवेंट होता है वो वर्ल्ड वॉर हल्क का होता है, जब हल्क को इस बारे में पता चलता है कि इल्यूमिनाटी ने उसको स्पेस के अंदर भेजा था और स्पेस के अंदर जिस शिप के अंदर भेजा था वो शिप एक्सप्लोड कर जाता है, जिसकी वजह से उसके पूरे प्लेनेट के ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है और उसकी जो वाइफ जो उसकी क्वीन होती है उसके साथ साथ उसका होने वाला बच्चा वो भी इसमें मारा जाता है। तो वहीं पे हल्क जो है अपनी वॉर बाउंड के साथ वापसी अर्थ के ऊपर लौटता है ताकि इल्यूमिनाटी को सजा दे सके। और ये इवेंट सच में एक बहुत ही बड़ा इवेंट था जिसके अंदर सेंट्री हल्क का मुकाबला होता है और बहुत कुछ होता है। इसी के बाद जो हमारे पास इवेंट्स आना शुरू हुए थे उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से थॉर अब दोबारा से रिबॉर्न हो चुका था और वो अर्थ के ऊपर आता है। लेकिन अब जैसा कि यूएस गवर्नमेंट के अंदर काफी ज्यादा लॉस चेंज हो चुके थे कि कोई भी हीरो इस तरह से नहीं रह सकता है, तो वहीं पे थॉर जो है वो अपना एक पूरा का पूरा एक आइलैंड जो है उसको हवा के अंदर फ्लोट करवाना शुरू कर देता है, उसको अपना नया एसगार्ड बनाता है ओक्लाहोमा के अंदर। इसी के बाद जो वहाँ पे हमारी न्यू एवेंजर्स की टीम थी वो भी अब टूट चुकी थी क्योंकि सिविल वॉर का जो इवेंट हो गया था तो वो सारे के सारे एवेंजर्स इस वक्त छुपके रह रहे थे और उनकी स्टोरी न्यू एवेंजर्स के स्टोरी आर्क के अंदर चल रही थी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इनक्रेडिबल हल्कुरीज के जो है जबरदस्त किस्म के कॉमिक्स को इंट्रोड्यूस हमें करवाया गया, जिसके अंदर हम एमेडियस जो से मिले और सच में कहूँ तो इनक्रेडिबल हल्कुरीज की रन जो थी वो बहुत ज्यादा औसम थी। इसके अलावा जब अर्थ पे सारे के सारे सिविल वॉर वगैरह के इवेंट चल रहे थे तो वहाँ स्पेस के अंदर भी काफी तबाहियां मच रही थी, जहाँ पे हमारे पास इनहाइलेशन का एक जबरदस्त किस्म का इवेंट होता है जिसमें इनहाइलस नाम का खतरनाक किस्म का विलन जो है वो पूरे के पूरे स्पेस के अंदर अपने नेगेटिव जोन की फोर्सेस भेज के सब कुछ बर्बाद कर रहा होता है। और इनहाइलेशन का इवेंट एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड इवेंट है क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट है, इसके अंदर गैलेक्टस सारी की सारी कॉस्मिक एंटिटीज, इसके अलावा यहाँ पे नोवा फोर्स को खत्म कर दिया जाता है, सिर्फ अकलौता रिचर्ड राइडर रह जाता है, इसमें कोइजार होता है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी होती है, थैनोस की मौत होती है। तो सच में ये एक बहुत ही बड़ा लेवल का इवेंट था जिसको मैं अपने चैनल पर कवर कर चुका हूँ। लेकिन इसी के बाद अर्थ के ऊपर जो अगला इवेंट होता है वो मेरा फेवरेट इवेंट था पूरे के पूरे माइकल ब्रायन बाइंडर्स के एरा के अंदर, जो है सीक्रेट इन्वेजन का। तो दरअसल पता कुछ इस तरीके से चलता है कि सीक्रेट इन्वेजन जो है वो अर्थ के ऊपर होने का प्लान बहुत टाइम से स्क्रल वाले कर रहे थे और वो लोग सीक्रेटली अपने एजेंट्स को जो है यूएस गवर्नमेंट, शील्ड, एवेंजर्स और दूसरी टीम्स के अंदर बना के छोड़े हुए थे। और ये एक ऐसा इवेंट था जो कि ट्विस्ट से भरा पड़ा था। आप नहीं जानते कि आप जिस हीरो को देख रहे हैं क्या वो सच में हीरो भी है या वो एक स्क्रल है जो कि छुप के हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तो सच में ये इवेंट का लेवल बहुत ही ज्यादा बड़ा था, एक्साइटमेंट से भरपूर था और मेरी नजर में आज तक मार्वल के अंदर जितने इवेंट आए कोई भी सीक्रेट इन्वेजन जितना कूल और जबरदस्त नहीं है। तो इस पूरे के पूरे एरा के एंड में होता कुछ इस तरीके से कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जो कि इस वक्त थंडरबोल्ट्स के अंदर शामिल होता है वो दरअसल स्क्रल की क्वीन को एक आखिरी ब्लो मार के उसका काम तमाम करता है और ये बात दुनिया भर के अंदर मशहूर हो जाती है न्यूज़ वगैरह में कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने सबको बचाया है। तो ये देखते हुए टोनी स्टार्क को जो है अमेरिका का टॉप कॉप से हटा के नॉर्मन ऑसबॉर्न को अमेरिका का सबसे बड़ा कॉप बना दिया जाता है निक फ्यूरी की तरह और वो यहाँ पे अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करता है, इसका नाम हैमर होता है और शील्ड को खत्म कर दिया जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा एरा था ये दरअसल मार्वल कॉमिक्स के अंदर कहलाया डार्क रेन के नाम से और ये पूरा का पूरा एरा तकरीबन मार्वल कॉमिक्स में 1 साल चला जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी डार्क एवेंजर्स की एक टीम बनाई हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ऑसबॉर्न दुनिया के सामने काफी अच्छा था लेकिन अंदर से वो बहुत ही खतरनाक था और सारे के सारे सुपर हीरोज की नाक में उसने दम करके रखा हुआ था। खासकर उन एवेंजर्स को उसने पीछा बहुत ज्यादा लिया था जो कि कैप्टन अमेरिका के बाद छुप के रह रहे थे। इसके अलावा टोनी स्टार्क को उसने दुनिया का मोस्ट वांटेड इंसान बना दिया था। इसके अलावा उसने थॉर से पंगा ले लिया था। इसके अलावा उसने एक्स-मैन को जो है बर्बाद करके अमेरिका से बाहर निकाल दिया था और अब एक्स-मैन जो एक अपने नए आइलैंड यूटोपिया के ऊपर रह रहे थे और यूटोपिया नाम का एक इवेंट भी होता है डार्क रेन के अंदर ही। इसके अलावा यहाँ पे जो नॉर्मन ऑसबॉर्न होता है वो यहाँ पे हर किसी से तकरीबन पंगा ले ही चुका होता है, हर कोई इससे बेजार आ चुका होता है। लेकिन इसी डार्क रेन के एरा के अंदर हमने देखा कि किस तरह से कैप्टन अमेरिका जो है वो रिटर्न करते हैं और हमें साथ में ये भी पता चलता है कि यहाँ पे हल्क का बेटा स्कार जो है वो भी जिंदा होता है प्लेनेट सकार के ऊपर और वापसी अर्थ पे आ चुका होता है। तो इस तरह हमारे पास डार्क रेन का जो पूरा इवेंट है, जो एरा है, वो खत्म होता है सीज के इवेंट के साथ। सीज का इवेंट ये है कि जहाँ पे जो है बेसिकली नॉर्मन ऑसबॉर्न एसगार्ड के ऊपर एक फुल फ्लैश इन्वेजन कर देता है जहाँ पे वो सब कुछ बर्बाद करने का फैसला करता है। लेकिन इस पूरे के पूरे इवेंट के आखिर में सारे के सारे हीरोज, यंग एवेंजर्स, एक्स-मैन, सारे के सारे लोग मिलके जो हैं
नॉर्मन ऑसबॉर्न को हरा के उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ले आते हैं और उसका पूरा का पूरा जो डार्क रेन होता है वो लिटरली खत्म होता है। इसके साथ यहाँ पे जो एक्समैन के कुछ इवेंट चल रहे थे, जिस तरह मसाया कॉम्प्लेक्स और मसाया वार, जिसके अंदर में पता चला था कि किस तरह से एक्समैन के बीच एक बच्ची पैदा हुई है, होप समर्स, जो कि पैदा होते ही एक म्यूटेंट थी, लेकिन क्योंकि उसको मारने के पीछे बहुत ज्यादा लोग लगे हुए थे तो साइक्लोप जो इसको केबल के साथ बेसिकली फ्यूचर के अंदर भेज दिया ताकि वो वहाँ पे सेव रह सके। लेकिन इसी तरह यहाँ पे एक्समैन के ऊपर भी काफी ज्यादा परेशानियां आ रही थी, जो कि हमने देखा नेशन एक्स के इवेंट के अंदर और उसके बाद नेक्रोशा के इवेंट के अंदर, जहाँ पे सलीन नाम की एक म्यूटेंट जिसको माना जाता है कि वो अर्थ के ऊपर होने वाली सबसे पहली म्यूटेंट थी, वो सारे के सारे एक्समैन के खिलाफ एक जबरदस्त किस्म की जंग करती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बैटल होती है और काफी ज्यादा एक्समैन की मौत भी होती है। इसके साथ साथ हमने स्पेस इवेंट्स को भी कवर करा था, जहां पे हमने देखा कि वहां पे वॉर ऑफ द रेल्म्स का इवेंट हुआ था, जिसमें हमें पता चलता है कि इन ह्यूमंस बेसिकली क्री के साथ जाके जो है सीआर एम्पायर के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके ऊपर इस वक्त वुल्कन जो है राज कर रहा होता है। और उस पूरे के पूरे इवेंट के आखिर में स्पेस और टाइम के अंदर एक जबरदस्त किस्म का टीयर बन जाता है, जो कि एक अलग यूनिवर्स का गेटवे बनता है। और उसके बाद की स्टोरी हमने कवर करी थी रियल्म ऑफ द किंग्स के अंदर, जहां पे हमने देखा था कि कैंसर वर्स नाम की एक यूनिवर्स है जहां पे कोई मर नहीं सकता है और वहां से जबरदस्त किस्म की फोर्सेज हमारे यूनिवर्स के अंदर आके अटैक करना शुरू करती हैं। और उसके बाद ये इवेंट कंटिन्यू होता है थैनोस इंपेरेटिव के अंदर, जहाँ पे थैनोस की स्टोरी जबरदस्त किस्म से हमें देखने को मिलती है। थैनोस रीबॉर्न होता है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी बनते हैं और एक बहुत ही एपिक लेवल का ये इवेंट था। लेकिन इसी के बाद हम अर्थ पे शिफ्ट हो तो हमारे अर्थ के ऊपर अब यहाँ पे हल्क के ऊपर जबरदस्त किस्म के इवेंट्स हो रहे थे, जिसमें फॉल ऑफ हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क का नाम का इवेंट था, जिसके अंदर हल्क के रिलेटेड हर एक कैरेक्टर जो हम अब तक देखते हुए आ रहे थे टाइमलाइन के अंदर, वो सब यहाँ पे आके जुड़ते हैं और ब्रूस बैनर जो है अपने जबरदस्त किस्म की हल्क वाली फॉर्म के अंदर दोबारा आने में कामयाब हो जाता है। इसी के बाद हमने एक और इवेंट देखा डूम वॉर का, जिसके अंदर हमने देखा कि डॉक्टर वॉन डूम जो है वो बेसिकली वकांडा के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की फुल फ्लैश जो है इन्वेजन कर देता है उसका वाइब्रेनियम चुराने के लिए। और ये पूरा का पूरा इवेंट भी बहुत ज़्यादा जबरदस्त था, जिसमें एक्समैन जो है वकांडा की मदद करते हैं उसको वापसी हासिल करने के लिए। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो हमने इवेंट अपना कंप्लीट करा वो एक्समैन सेकंड कमिंग का था। अब एक्समैन सेकंड कमिंग बेसिकली ट्रिलॉजी थी, जो कि एक्समैन मसाया वॉर और मसाया कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई थी और यहाँ पे आके खत्म होती है। तो बेसिकली इस इवेंट के अंदर होता है कि केबल जो है बेसिकली होप को लेकर प्रेजेंट के अंदर आता है और यहाँ पे बेस्टन नाम का विलेन उनका इंतजार कर रहा होता है। इस पूरे के पूरे इवेंट की सबसे खास बात ये थी कि मेरे हिसाब से अब तक का एक्समैन का होने वाला ये सबसे बड़ा इवेंट था, जो कि हमने टाइमलाइन के अंदर कवर करा। इसके अंदर नाइट क्रॉलर की मौत हो जाती है, इसके अंदर केबल अपना सेक्रीफाइस कर देता है होप को बचाने के लिए और इन दी एंड हमें ये पता चलता है कि बेसिकली अब होप समर्स के पास फीनिक्स फोर्स मौजूद है और वही जो है इन सारे के सारे म्यूटेंट्स को रिबॉर्न करने की एक चाबी है। यानी कि होप समर्स के आते ही अब नए म्यूटेंट्स जो दोबारा से इमर्ज होना शुरू हो चुके हैं, जो कि हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद से कभी नहीं हुए थे। तो बेसिकली अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इवेंट आ रहा है जिसको मैं कवर करूंगा वो होने वाला है हीरोइक एज का। तो हीरोइक एज के नाम के पीछे की जो लॉजिक है वो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि 2000 से लेके अब तक जितने अपने इवेंट कवर करे हैं उसके अंदर एवेंजर्स हो गए, एक्समैन हो गए या सुपर हीरो कम्युनिटी हो गई, उनका डाउनफॉल चल रहा था। मतलब अगर आप गौर करें तो एवेंजर डिसअसेंबल के अंदर एवेंजर्स की टीम को तोड़ दिया गया। उसके बाद हाउस ऑफ एम के इवेंट के अंदर एक्समैन की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया गया कि दुनिया के अंदर सिर्फ 198 म्यूटेंट्स रह गए हैं। इसके बाद उसके ऊपर एक और चीज हो गई कि वहां पे सिविल वॉर का इवेंट हो गया और जो सुपर हीरोज थोड़े ही रह गए थे वो आपस में दो हिस्सों में बढ़ गए। उसके बाद कैप्टन अमेरिका की मौत हो गई। उसके बाद हमने देखा कि हल्क वापसी आके अपना रैम्पेज फैलाता है। इसके बाद हमने देखा कि सीक्रेट इन्वेजन के अंदर जो अर्थ के अंदर बचे कुछ हीरोज थे, पता चलता है कि वो हीरोज मौजूद ही नहीं थे बल्कि उनकी जगह स्क्रल्स मौजूद थे। तो सुपर हीरो कम्युनिटी और बर्बाद हो जाती है और ये कम था। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी डार्क रेन शुरू कर देता है, जिसके अंदर सारे के सारे सुपर हीरोज छुपते फिर रहे थे लिटरली और उससे बचते फिर रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि सीज के इवेंट के अंदर पूरा का पूरा एसगार्ड बर्बाद हो गया, सारी की सारी चीजें खत्म हो गई हैं और अब सब कुछ दोबारा रीबिल्ड होना शुरू हुआ है। तो इसलिए इस पूरे के पूरे एरा को जो नाम दिया गया था हीरोइक एज का माइकल ब्रायन बेंडर्स की तरफ से, वो इसलिए दिया गया था क्योंकि अब बेसिकली ब्रायन माइकल बेंडर्स अपने एवेंजर्स को, अपने हीरोज को दोबारा ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, जितने सालों से वो पीछे नीचे की तरफ जा रहे थे। तो बेसिकली हीरोइक एज के अंदर हम एवेंजर्स के नए इश्यूज को देखने वाले हैं। इसके अलावा हम न्यू एवेंजर्स को भी देखने वाले हैं, हम सीक्रेट एवेंजर्स को देखेंगे, हम एक्समैन के जबरदस्त किस्म के इवेंट्स को देखेंगे, हम देखेंगे किस तरह से होप समर के आने के बाद अब एक्समैन सही होना शुरू हो गए हैं, हम स्कारलेट विच की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, उसके बच्चों की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास बड़े इवेंट्स आएंगे जिस तरह एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन हो गए, जोनाथन हिकमैन की फैंटास्टिक फोर और उनकी न्यू एवेंजर्स बाकी हैं। और ये सारे के सारे इवेंट्स को कवर करते करते हम सीक्रेट वॉर्स तक पहुंचेंगे, जो कि 2015 वाला मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट इवेंट है सारे के सारे कॉमिक्स के अंदर। सो गाइस, इस वीडियो के जरिए आई होप कि आपको एक अच्छा खासा रिकैप मिल गया होगा कि हम अपनी जबरदस्त किस्म की टाइमलाइन जो हम पिछले 3-3.5 साल से फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो ये वीडियो मैंने खास कर उन लोगों के लिए बनाई थी जो कि हमारे चैनल पे नए नए आए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं एक मास्टर टाइमलाइन एक्सप्लेन की वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप उसको भी देख लें तो आपको समझना और आसान हो जाएगा। लेकिन इसके जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि अब हीरोइक एज के अंदर कहानियां कहां से कंटिन्यू होंगी और उससे पहले हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नीचे लिंक मिलेगा जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट फाइल होगी। उस डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर जो है आपको सारे के सारे टाइमलाइन के हिसाब से हर एक लिंक मिल जाएगा कि आपको कब कौन सी वीडियो को फॉलो करके देखना है। तो इस हिसाब से आप पूरी की पूरी हमारी जो यूनिवर्स बनी हुई है चैनल के ऊपर उसको फॉलो कर सकते हैं।
सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर हो गई है क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर लिटरली इतने ज्यादा कॉमिक्स को शेयर कर चुके हैं। इसमें सिर्फ मेन इवेंट्स नहीं बल्कि टाई-इन्स भी मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि वो कहां से शुरू करें। और ये मैंने वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बनाई है जो कि चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ताकि वो भी हमारे इस यूनिवर्स का हिस्सा बन सके, क्योंकि जिन लोगों ने हमारी टाइमलाइन पीछे से नहीं पढ़ी तो अब हीरोइक एज के आगे से हमारे साथ चल सकते हैं। तो प्लीज आपका ही ये काम है कि आपको अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिटरली मैं पिछले 3 सालों से जो आपके लिए डेली अपलोड कर रहा हूं ताकि मैं ये पूरी टाइमलाइन को कंप्लीट करके अपने रीसेंट कॉमिक्स के ऊपर आ सकूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस मिशन में मेरा पूरा साथ दें। अब यहाँ तक आएगी तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जहाँ पे अपने चैनल के हवाले से अपडेट और दूसरे फैक्ट्स वगैरह को भी शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।